रिवीजन ऑफ अकाउंटिंग, उसमें अपन बात करेंगे डेप्रीसिएशन। ये बड़े बड़े चैप्टर हैं, 3-4। BRS, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डेप्रीसिएशन, ये अगर आप क्विक रिवाइज कर लो तो आपका काफी काम आसान हो जाता है। चलो डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन का मीनिंग बताओ। वैसे तो आजकल डेप्रीसिएशन AS 10 का पार्ट बन गया है, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट AS 10। किसी वक्त ये AS 6 होता था डेप्रीसिएशन का, वो खत्म हो गया है तो डिलीट हो गया है। अब उसकी जगह 10 में ही डेप्रीसिएशन आ गया है। डेप्रीसिएशन क्या है? डेप्रीसिएशन की डेफिनेशन दूं, डेप्रीसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ डेप्रीसिएबल असेट ओवर its useful life in systematic manner। अब देखो ये प्रिंसिपल डेफिनेशन है। डेप्रीसिएशन क्या एक प्रोसेस है ऑफ द एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेप्रीसिएबल असेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। क्लास 1 डेप्रीसिएशन रिवीजन क्या कह रहे हैं? डेप्रीसिएशन एक प्रोसेस है क्या करने की? कॉस्ट ऑफ डेप्रीसिएबल असेट्स को उसकी लाइफ में बांटने की। किससे? सिस्टेमेटिक मैनर से। तो हर वर्ड का मीनिंग है कॉस्ट ऑफ डेप्रीसिएबल असेट्स। अब आप कहोगे जी सर डेप्रीसिएबल असेट्स कौन सी होती है? जिनकी लाइफ क्या हो? लाइफ ओवर 1 ईयर बट हैविंग लिमिटेड लाइफ। जिनकी लाइफ हो तो 1 साल से ज्यादा पर हो लिमिटेड। लैंड पे डेप्रीसिएशन जनरली नहीं लगाते क्योंकि लैंड की लाइफ क्या है? अनलिमिटेड है। डस्टर मार्कर पे नहीं लगाते क्योंकि इनकी लाइफ ओवर 1 ईयर नहीं है, 2-3-4 दिन मैक्सिमम लाइफ है। तो इनको कंज्यूमेबल आइटम मानते हुए P&L में डाल देते हैं, जैसे NPO में करते थे ना। मान लो मैं डस्टर मार्कर की बात करूं, ओपनिंग कितने थे साल के शुरू में, कितने और खरीदे परचेज माइनस क्लोजिंग, बाकी डस्टर मार्कर क्या हो गए? कंज्यूम। वो कहां डाल दो? P&L। ऐसे यानी इन पे डेप्रीसिएशन नहीं लगता क्योंकि हैविंग लाइफ लेस देन 1 ईयर है। तो जिनकी लाइफ ओवर 1 ईयर है बट हो लिमिटेड दैट इज डेप्रीसिएबल असेट्स। लैंड पे नहीं लगता, कैमल पे नहीं लगता, डॉग पे नहीं लगता क्योंकि ये लाइफ स्टॉक पे नहीं लगता क्योंकि इनकी लाइफ की सर्टेनिटी नहीं है, कोई नहीं लगता। इनकी लाइफ सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन लाइफ है। कैमल का क्या भरोसा कब मर जाए, उसे भी हार्ट अटैक आ जाए, क्या पता चलता है, निमोनिया हो जाए, क्या हो जाए। तो लाइफ सर्टेन नहीं है इंसान की तरह, जानवर की भी। तो इनके ऊपर भी डेप्रीसिएशन परसेंटेज वाइज नहीं लगाया जा सकता। जो फॉरेस्ट हैं, पेड़ हैं, उन पे भी नहीं। आंधी आए कब गिर जाए कोई पता नहीं, इन पे भी कोई डेप्रीसिएशन AS 6 का कोई रूल नहीं। बाकी जो डिप्लीशन है वो अलग चीज है। डिप्लीशन समझते हो? लोग इसको भी डेप्रीसिएशन कह देते हैं, कह लो, लेकिन मेथड वही है। ये ऑयल वेल है, तेल का कुआं, कोल माइन है, कोयला निकाल लोगे तो कोल खाली हो जाएगा। ये सब के लिए वर्ड लगता है, यूज होता है डिप्लीशन, खाली होना। तो जैसे जैसे निकाले जाओगे खाली हो जाएगा। तो वो चीजों का अलग ही थ्योरी है। कैमल, फॉरेस्ट, क्योंकि अनसर्टेन लाइफ है। डिप्लीशन अगर निकालोगे कुछ तो खाली होगा, ऑयल नहीं निकालोगे तो हजारों सालों से पड़ा है, लाखों सालों से, अब भी पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लैंड की लाइफ अनलिमिटेड है। चलो, तो ये कह रहा है डेप्रीसिएशन लगता है डेप्रीसिएबल असेट्स पे जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो बट लिमिटेड हो, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर एटसेट्रा। जो इंटेंजिबल असेट्स हैं, इंटेंजिबल असेट्स पे भी नहीं लगता डेप्रीसिएशन। इंटेंजिबल असेट्स में आ गया जैसे कि गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, इन सब चीजों, फॉर्मूला,
इन पे BAS 26 का अलग रूल है। इंटेंजिबल असेट्स को राइट ऑफ करने का प्रोसीजर अमोर्टाइजेशन AS 26 बताता है। अपने पास यहाँ पे डेप्रीसिएशन नहीं लगता, इन पे लगेगा प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, कार, ट्रक, कुछ है आपके पास ट्रक एटसेट्रा, कोई AC, इन चीज़ों पे लगेगा। इनकी लाइफ लिमिटेड होती है पर 1 साल से ज़्यादा होती है, तो इन पे लग सकता है। तो डेप्रीसिएशन डेप्रीसिएबल असेट्स की कॉस्ट को बांटता है। कॉस्ट का मतलब आपने पता है, कॉस्ट का मतलब परचेज कॉस्ट, ठीक, प्लस कोई टैक्स जुड़ा है, प्लस कोई फ्रेट लगी है लाने की, इंस्टॉलेशन, लोडिंग अनलोडिंग, ट्रायल के खर्चे, ट्रायल एक्सपेंसेस, या कोई मशीन फिट करने से इंटरेस्ट अप टू पुट टू यूज, जब तक मशीन काम पे ना लग जाए। कर्ज लेके मशीन खरीदी है तो उसका इंटरेस्ट भी कॉस्ट में ऐड किया जा सकता है। तो परचेज की कोई टैक्स, अगर वो टैक्स क्रेडिटेबल है, क्रेडिट मिल जाना है फिर ना जोड़ो, वरना जोड़ो, अगर नहीं मिलना वापस तो जोड़ो। फ्रेट है कोई, इंस्टॉलेशन है, लोडिंग अनलोडिंग है, ट्रायल के खर्चे हैं, फिटिंग के खर्चे हैं, कर्ज लेके मशीन खरीदी तो इंटरेस्ट अप टू पुट टू यूज, ये सब एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट होता है किसी भी असेट की। अब आपको कॉस्ट का मीनिंग पता है, डेप्रीसिएबल असेट्स ये वाली सारी हैं, ये पता है। बांटना कैसे, उसकी यूजफुल लाइफ में। यूजफुल लाइफ का मतलब होता है जब तक, टिल इट गिव्स सिमिलर आउटपुट। कोई भी चीज की लाइफ वहां तक है जब तक वो सिमिलर आउटपुट देती रहे। अब मान लो फोटोस्टेट की मशीन है, प्रिंट निकाल रही है तो लाइफ है, पता लगा बाद में तो बस चारों तरफ की एक आउटलाइन ही दे रही है, बस प्रिंट में कुछ आ ही नहीं रहा, तो लाइफ कम्स टू एन एंड। AC या कूलिंग देना ही बंद कर गया, रोज ही खराब रहता है, तो समझो उसकी लाइफ क्या हो गई है, खत्म। तो यूजफुल लाइफ बड़े एक्सपर्ट आदमी से एडवाइस लेके ही पता लगती है। आम आदमी के लिए यूजफुल लाइफ डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। मान लो मैंने एक AC खरीदा 60,000 का, 60,000 रुपये का AC मैंने ले तो लिया, लेकिन वे 60,000 रुपये के AC की लाइफ कितनी होगी ये मैं नहीं जानता। ये AC का जो वो मैकेनिक है या इलेक्ट्रिशियन टाइप बंदा है वो बता देगा, सर ये है 10 साल चल जाएगा, 8 साल, वो बताएगा। कार है तो कार का कोई मैकेनिक या एक्सपर्ट बताएगा कि कार की लाइफ कितनी है, ठीक से चल पाएगी। उसके बाद तो यूं चलाए रखो खर्चा कर करके तो अलग बात है, सही से चलेगी, सिमिलर आउटपुट देगी, जो शुरू में चलती थी वैसे चलेगी। ये लाइफ बड़ा मुश्किल काम है डिसाइड करना, तो लाइफ डिसाइड करो। सिस्टेमैटिक मैनर मींस मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन। मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन नॉर्मली चलता है स्ट्रेट लाइन, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, एक सम ऑफ डिजिट मेथड पढ़ेंगे। ये कुछ चीज़ों पे प्रोडक्शन या मशीन आर लाइफ घंटों में होती है, मशीन आर मेथड भी हम पढ़ेंगे। ये मेथड हमें करने हैं, स्ट्रेट लाइन, WDV, सम ऑफ डिजिट मेथड, या प्रोडक्शन या मशीन आर रेट मेथड, इन सब मेथड से। तो ये डेफिनेशन अपने आप में बहुत बड़ी स्टोरी बता रही है कि डेप्रीसिएशन क्या है, कॉस्ट ऑफ असेट्स को उसकी लाइफ में, डेप्रीसिएबल असेट्स को उसकी यूजफुल लाइफ में बांटना सिस्टेमेटिक मैनर से। तो वो क्या है, सिस्टेमेटिक मैनर का मतलब डेप्रीसिएशन के मेथड, ज़्यादातर SLM WDV चलते हैं। तो डेप्रीसिएबल असेट्स क्या है, किन पे डेप्रीसिएशन नहीं लगता मैंने बता दिया है, तो उसको आपने यूज़ करना है। ओके, डेप्रीसिएशन जो लगाना है, एक मेथड है SLM से डेप्रीसिएशन लगाना। SLM से डेप्रीसिएशन लगाना है तो दो चीज़ें चाहिए, एक तो डेप्रीसिएशन पर एनम चाहिए, कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप अपॉन में यूजफुल लाइफ। ये स्क्रैप कचरे में कितने की बिक जाएगी और कितने साल चलेगी ये जानना बड़ा ही मुश्किल है, ये कोई एक्सपर्ट से सलाह लेके पता लगेगा। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि आप किसी बंदे ने आपको कहा बेटा डेप्रीसिएशन लगा दे, तो आप कहते हैं लगा दूंगा, पर आपको ये नहीं पता कि लाइफ कैसे आएगी, स्क्रैप कैसे आएगी, क्योंकि बुकिश दुनिया में तो दी होती है, ये रियल लाइफ में थोड़ी पता है। तो ये आपको बड़ा मुश्किल से ढूंढना पड़ेगा। सामने वाले को कहोगे ये पता कर दे तो वो कहेगा फिर तू क्या करेगा उसको नहीं पता, वो कहता है डेप्रीसिएशन लगा दे। तो आपको एक्सपर्ट से सलाह लेनी पड़ेगी। मान लो किसी चीज़ की कॉस्ट 1 लाख है, कचरा 10,000 रुपये का बिक जाएगा, 5 साल की लाइफ बता रहा है, तो 18,000 रुपये पर एनम डेप्रीसिएशन आ गया।
SLM परसेंटेज निकालनी है ना, SLM डेप्रीसिएशन की, तो दो फॉर्मूले चाहिए, एक तो ये, दूसरा डेप्रीसिएशन SLM की परसेंटेज निकालनी है, तो डेप्रीसिएशन पर एनम अपॉन में ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100, तो डेप्रीसिएशन 18,000, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी आ गई 1 लाख इनटू 100, 18% पर एनम डेप्रीसिएशन आ गया। जो आपको 18% निकाल के दिया है क्वेश्चन में, वो इस फॉर्मूले से निकला होता है, ये वाले फॉर्मूले से। डेप्रीसिएशन का SLM मेथड जो परसेंटेज निकालता है, वो परसेंटेज इस तरह से बनती है। क्या? सबसे पहले तो SLM डेप्रीसिएशन ढूंढो, पर एनम कितना है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन में लाइफ आ जाएगा। फिर आप कई बार स्टूडेंट ना 90 से डिवाइड कर देते हैं, नहीं, आपको ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर परसेंटेज लगानी होती है, इसलिए आप किस पे डिवाइड करोगे, ओरिजिनल कॉस्ट से। तो 1 लाख से डिवाइड किया तो क्या आ गया 18% पर एनम, तो इस तरह से लगता है। लेकिन सेकंड मेथड डेप्रीसिएशन WDV की परसेंटेज एक ही फॉर्मूले से आ जाएगी, 1 माइनस स्क्रैप अपॉन में कॉस्ट, यानी रेज टू पावर 1/n। इस तरह से मैं क्वेश्चन बदल रहा हूं, मैं कह रहा हूं मान लो एक, मैं अपनी ओर से क्वेश्चन ले रहा हूं, कॉस्ट 2 लाख है, एस्टिमेटेड स्क्रैप मान लो 50,000 है, लाइफ 2 ईयर है, ऐसे ले रहा हूं। तो आप इसमें लगाओगे तो आप कहोगे जी 2 लाख रुपए कॉस्ट, स्क्रैप कितनी 50, लाइफ 2 साल। यहाँ लगाओगे तो आप कहोगे जी 1.5 लाख, तो ये डेप्रीसिएशन कितना हो गया 75,000। ठीक है, फिर आप यहाँ पे क्या रखोगे 75 पर एनम, और ये 2 लाख इंटू 100, तो कितना आ जाएगा आप कहोगे 37.5% आ जाएगा। लेकिन अगर मैं डेप्रीसिएशन WDV की परसेंटेज निकालना चाहता हूँ एनुअल, देख लो ये 2 लाख रुपए पे 37.5 75,000, फिर 2 लाख का 37.5 75,000, कितना बच गया, स्क्रैप 50 के बराबर बच गया। तो इस तरह से अपना डेप्रीसिएशन का SLM मेथड है। N का मतलब लाइफ है, स्क्रैप कितनी अपनी 50, कॉस्ट कितनी अपनी 2 लाख, रेज टू पावर 1/n, n कितना है यहाँ पे, n 2 ईयर है, n जो लाइफ है 2 साल है। चलो तो आप 1 माइनस रूट कर लो ना, 1/4 का रूट कर लो या रेज टू पावर 1/2, तो 1 माइनस इसका रूट ही है ये 1/2, तो 1 माइनस 1/2 1/2, 0.5 आ गया। 0.5 को 50% लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि 50% का मतलब 50/100 ही होता है, तो 50% ये WDV की रेट आ गई, लगा के देखना है, देख लो 2 लाख माइनस 50% 1 लाख, 1 लाख माइनस 50% 50,000, तो विच इज इक्वल टू स्क्रैप। इस तरह से WDV की परसेंटेज आ गई। तो आपको जो पेपर में WDV की परसेंटेज गिवन होती है, तो इस फॉर्मूले को यूज करके दे रखी होती है सोल्व करके, और आपको लग रहा है कि WDV में स्क्रैप होती नहीं, वहां तो परसेंटेज दी होती है सीधा। हाँ, वो परसेंटेज स्क्रैप को माइंड में रख के दी होती है, ये देखो 50% स्क्रैप माइंड में रख के आया, और WDV में तो बिना स्क्रैप हो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि WDV में सेट कभी 0 हो नहीं सकती, इसलिए फॉर्मूले में 0 आ ही नहीं सकता कभी भी। आपके माइंड में आता है ना सर स्क्रैप 0 तो होएगी नहीं, स्क्रैप 0 होगी तो मेथड WDV नहीं होगा, समझे ना, क्योंकि WDV में कभी 0 वैल्यू हो ही नहीं सकती। N अगर ये ज़्यादा होता है, एक स्टूडेंट पूछता है सर लाइफ 4-5 ईयर होती, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो सर वही है, आपको लोग लेके या साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत होगी। यहाँ पे 5 रेज टू पावर 1/5 को सोल्व करने के लिए या तो टेकिंग लॉग बोथ साइड या फिर वो कैलकुलेटर दूसरा, पर निकलता ऐसे ही है, मैंने कंसेप्ट बता दिया। आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता नॉर्मली कि भाई ऐसे लोग लेके, क्योंकि अकाउंट के पेपर में लोग एंटी लोग का कोई काम नहीं होता, इसलिए वो नहीं पूछेगा आपसे, पर मैंने आपको बता दिया भी इस तरह से ये फॉर्मूले जो हैं डेवलप होते हैं SLM और WDV। ओके, अब अगर मैं सम ऑफ डिजिट मेथड की बात करूं, क्वेश्चन थोड़ा चेंज करता हूं, देखो सम ऑफ डिजिट मेथड कैसे काम करता है। मान लो 1 लाख रुपए की चीज है और 20,000 का कचरा है और लाइफ 4 ईयर कह रहे हैं, चलो 4 ईयर,
तो सम ऑफ डिजिट कहता है कि टोटल डेप्रीसिएशन ढूंढ लो पहले, कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप। 1 लाख कॉस्ट है, 20,000 स्क्रैप है, तो एस्टिमेटेड टोटल डेप्रीसिएशन 80। बस 80 को क्या करो 1 2 3 4 ईयर, रेशो टू डिवाइड टोटल डेप्रीसिएशन। वो उल्टी गिनती है, 4 साल लाइफ है ना, 4 3 2 1 ये रेशो होगा। बस इस रेशो में डेप्रीसिएशन को बांटना है। कैसे बांटोगे, टोटल डेप्रीसिएशन 80 जा रहा है, 5 साल लाइफ होती ना, ये ईयर है, ईयर पहला साल, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये छोड़ो, रेशो उल्टा चलना है। लाइफ 5 ईयर होती तो 5 4 3 2 1, और अगर ये लाइफ 3 ईयर होती तो 3 2 1, 4 है तो 4 3 2 1 करो, 4/10 कितना डेप्रीसिएशन 32। फिर करो 80,000 का 3/10 कितना डेप्रीसिएशन 24,000। फिर करो 80 का 2/10 कितना आ गया 16। फिर 80 का करो 1/10 कितना आ जाएगा 8। तो टोटल डेप्रीसिएशन 80,000 पे डिवाइड हो गया है। अगर आप में से कोई पूछे 2 साल बाद ये प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या बचेगी, तो आधे स्टूडेंट गलत कर देते हैं। 2 साल का टोटल डेप्रीसिएशन जो है 32 + 24 कितना होगा 56, वो 80 - 56 कर देते हैं। नहीं, वो तो 80 इज द डेप्रीसिएशन, कॉस्ट तो आपकी ये है ना 2 बैंक। कितने की मशीन है आपकी 1 लाख की। पहले साल का बाय डेप्रीसिएशन लगाओगे सम ऑफ डिजिट से तो 32 आ गया। कितने की बच गई बाय बैलेंस कैरी डाउन, यहां पे बैलेंस बच गया 68, ये वाला साल खत्म हो गया। अगले साल 68, फिर आप डेप्रीसिएशन लगाओगे बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, कितना डेप्रीसिएशन लगा दोगे आप 24, तो यहां बाय बैलेंस कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा 68 - 24 44। ऐसे कई बार स्टूडेंट ना ये 656 80 में से कम करके 24 कह देता है, वो 24 डेप्रीसिएशन है ना कि कॉस्ट। बची कॉस्ट दिखानी है तो इस तरह। कोई पूछे कि 3rd ईयर का डेप्रीसिएशन क्या है, तो आपको 16 बताना है, रेशो 2/10 है। कई बार स्टूडेंट जल्दी में 3/10 कर देते हैं। ईयर 3 है ना कि रेशो 3 है, ईयर 3 है, रेशो तो 2 है ना 3rd ईयर का, तो 2/10 करना है आपने 16,000, 3/10 नहीं। और इसका मतलब क्या है सम ऑफ डिजिट का, ये मानता है डेप्रीसिएशन इस तरह लीनियर रिलेशन में चलता है। लास्ट ईयर का 8 है तो उससे ऊपर वाले का डबल, उससे ऊपर वाले का 3 टाइम, उससे ऊपर वाले का 4 टाइम, कि शुरू में जितनी महंगी चीज है उतना ज्यादा डेप्रीसिएशन, जैसे जैसे वैल्यू उसकी कम होती जाएगी तो अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन भी रिड्यूस होता चला जाएगा। ये इस रेशो में मान के चलता है, ये अपन करते हैं। तो सम ऑफ डिजिट का मतलब टोटल डेप्रीसिएशन लगा लो, देन आफ्टर उसे रेशो बनाओ लाइफ के अकॉर्डिंग। 5 ईयर लाइफ है तो 5 4 3 2 1, 4 ईयर है तो 4 3 2 1, इस तरह से डेप्रीसिएशन लगता है। ओके, अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपको कह दूं प्रोडक्शन मेथड लगाओ, तो प्रोडक्शन मेथड अलग से कोई यूं मेथड नहीं है, बस वो तो डिप्लीशन की तरह है। जितना माल निकालोगे, मान लो मैं कह रहा हूं ये 80,000 का डेप्रीसिएशन है, 4 साल लाइफ, मुझे इसने दे दिया एस्टिमेटेड प्रोडक्शन। अपा जो माल बनाएंगे 4 साल में वो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, हमें कह रहा है जी हम सामान बना लेंगे यहाँ पे 6,000 यूनिट, 6,000, यहाँ पे बना लेंगे 7,000 यूनिट, यहाँ 4,000, यहाँ 3,000 यूनिट। ठीक है, 6,000, 7,000, 4,000, 3,000 ये यूनिट माल बना लेंगे 20। तो आपको टोटल डेप्रीसिएशन को ईयर लिख लो, ईयर 1 2 3 4। आपको डेप्रीसिएशन को बांटना है कितने रेशो में, ये प्रोडक्शन की रेशो में बांटना है। तो आपका टोटल डेप्रीसिएशन 80,000 है ना, तो ये प्रोडक्शन कितनी है 20,000 है।
20,000 80 को 20 से डिवाइड करो, 4 रुपये पर यूनिट आ गया, ऐसे कर लो। या फिर ऐसे कर लो कि 80,000 का डेप्रीसिएशन है, उसे टोटल ये यूनिट 20,000 है, तो पहले साल कितना माल बनाना है 6,000, तो कितना डेप्रीसिएशन हो जाएगा आप समझ गए, कितना हो जाएगा ये 24,000। यहाँ फिर करो 80,000 इंटू 7,000 यूनिट अपॉन में 20,000 यूनिट, तो यहाँ पे आप देखोगे तो कितना हो जाएगा 28,000। यहाँ देखोगे तो कितना हो जाएगा 16,000। यहाँ देखोगे तो कितना हो जाएगा, या फिर आप ऐसा कर लो रेशो में बांट लो, छोड़ो आप इसको और करता हूँ, और आप ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 आप इसे रेशो में बांट लो। रेशो क्या है 6,000, वही रेशो 6,000 7,000 4,000 3,000, यानी कि वही तो रेशो है 6,743, वही तो किया है। तो आपने 6,743 में बांट दिया 20 से डिवाइड करके, तो वही आ जाएगा 24,000, वही 28,000, वही 16,000 और वही 12,000। क्लियर, रेशो में बांट दिया प्रोडक्शन में। टोटल डेप्रीसिएशन को मशीन आर रेट मेथड होगा तो मशीन के वर्किंग आवर होंगे, या प्रोडक्शन यूनिट की जगह यहाँ वर्किंग आवर होंगे, तो 80,000 को टोटल वर्किंग आवर से डिवाइड कर दो, पर आवर आ गया डेप्रीसिएशन, इनटू जितने जितने हर साल वर्किंग आवर है मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही इसको कर लो, 80,000 को आप किससे डिवाइड कर लो, टोटल कितना माल बनाया आपने 6,743, 20,000 यूनिट बनाया आपने माल, 20,000 यूनिट यानी 4 रुपये पर यूनिट। तो आप देख लो 6,000 बनाया तो 24, 7 बनाया तो 28, 4 बनाया तो 16, 3 बनाया तो 12, ये डेप्रीसिएशन हो जाएगा। तो मेथड तो कुछ खास नहीं है, वही पुराने मेथड हैं, क्या SLM या WDV, सम ऑफ डिजिट बताया कि टोटल डेप्रीसिएशन ढूंढ लो और उसको क्या करो उल्टा रिवर्स काउंट करो। 4 ईयर लाइफ है तो रेशो 4:3:1 हो जाएगा, 5 ईयर है तो 5:4:3:1, क्योंकि सम ऑफ डिजिट मानता है कि लास्ट ईयर से उससे ऊपर वाले का डेप्रीसिएशन डबल और ऊपर वाले का ट्रिपल, कि शुरू में वैल्यू ज़्यादा डेप्रीसिएशन ज़्यादा। प्रोडक्शन या मशीन आर रेट एक ही बात है, ये कहते हैं टोटल डेप्रीसिएशन बना लो पहले आप, फिर आप उसको नंबर ऑफ यूनिट या नंबर ऑफ आर दे देगा मशीन की वर्किंग आर, उस रेशो में बांट दो, हो गया ये डेप्रीसिएशन, इसमें कुछ खास नहीं है। चलो डेप्रीसिएशन के मेथड तो वही हैं, पर कुछ क्वेश्चंस बीच में टेक्निकल आते हैं तो अपने को वो देखने पड़ेंगे, बीच में क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन भी लाएगा। डेप्रीसिएशन और जो यूजफुल लाइफ डिसाइड करनी है ना, यूजफुल लाइफ, उस पर कई चीज़ों का इफेक्ट है। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, उसका इफेक्ट है। ऑब्सोलिसेंस, अब क्या नई नई चीज़ें आ रही हैं, ट्रेंड बदल रहा है, वो आपकी रिपेयर पॉलिसी का भी इफेक्ट है। रिपेयर पॉलिसी, गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस का, जैसे डीजल कार ले ली, गवर्नमेंट कहती है जी उसकी लाइफ 10 साल से ज़्यादा नहीं होगी, तो इसका मतलब गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन का भी इफेक्ट है, 10 साल से ज़्यादा लाइफ नहीं सेट कर पाओगे। रिपेयर, कई लोगों का रिपेयर का खर्चा करने का हौसला ज़्यादा होता है, तो उनकी एसेट्स ज़्यादा चलेंगी, वो लगाते रहते हैं पैसे रिपेयर पे बार बार। और कई लोग रिपेयर पे बहुत ज़्यादा नहीं खर्चना चाहते, तो उन लोगों के केस में क्या होगा, उनकी लाइफ एसेट्स की कम होगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसा रिपेयर पे खर्चना नहीं चाहते होते। ट्रेंड बदलना, फैशन बदलना, ये भी लाइफ ख़त्म कर देता है कि चीज़ सही पड़ी है फिर भी उसका प्रोडक्ट ही नहीं बिक रहा। जैसे मान लो लेदर शूज़ बनाने वाली मशीन है, पता लगा मार्केट में लेदर शूज़ की डिमांड ही खत्म होगी, तो उस मशीन से बनने वाला प्रोडक्ट ही फेल हो गया, तो उस मशीन की लाइफ भी क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। लेकिन कस्टमर की लोकेशन का फर्क पड़ता है क्या लाइफ पे, हमारी एसेट्स की लाइफ पे कस्टमर की लोकेशन का क्या लिंक हुआ, कस्टमर के बिहेव का, और वो ना वो नहीं, हमें तो लाइफ पे इन चीज़ों का इफेक्ट देखना है। चलो ये तो अपन डिस्कस करेंगे। एक बात ये आती है रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। फर्स्ट ईयर अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ,
अपवर्ड। तो ये फायदा ट्रांसफर टू कहाँ ले जाओ, रीवैल्यूएशन रिजर्व में। क्या पता कल को वैल्यू डाउन हो जाए, और अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, तो इस केस के अंदर नुकसान कहाँ जाएगा, लॉस इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहला साल तो यही बताता है कि वैल्यू गिर गई तो P&L, बढ़ गई तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में ले जाओ, कल क्या पता वैल्यू दोबारा डाउन हो तो काम आएगा। जैसे मान लो मैं कहता हूँ बिफोर डेप्रीसिएशन एक असेट है अपनी फिक्स असेट, जिसकी वैल्यू कितनी है, हमारी बुक वैल्यू, उसकी बुक वैल्यू ₹1,00,000 है। हमें कहने लगा कि वैल्यू इसकी 10,000 रुपये डाउन हो गई, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, यानी इसकी वैल्यू जो है 10,000 रुपये गिर गई, वो वाली सिचुएशन है। तो आप एंट्री कर दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट्स। इस एंट्री को करने से अपनी फिक्स असेट्स 10 कम हो जाएगी, और बैलेंस शीट में फर्स्ट ईयर एंड में जो आपकी बैलेंस शीट में ये वैल्यू आएगी फिक्स असेट्स की, वो 90,000 आ जाएगी। फ्यूचर में डेप्रीसिएशन लगाना हो तो किस पे लगेगा, 90 पे। फ्यूचर में डेप्रीसिएशन लगाना हो तो 90 पे लगेगा। अगर बची हुई लाइफ और वो सब पता है तो 90 पे लगा लेना। अब मान लो पहले साल डाउन हुआ, लॉस P&L में डाल दिया, लेकिन सेकंड ईयर में फिर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ, अगेन डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन अगेन, तो फिर लॉस कहां डाल दोगे, लॉस ट्रांसफर टू P&L। लेकिन अगर अगले साल अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो गया तो ऐसा है, इस केस में जो फायदा आएगा अप टू अमाउंट ट्रांसफर टू P&L लास्ट ईयर, वहां तक तो क्रेडिटेड टू P&L कर दो। अगर एक्सेस अमाउंट इफ एनी, अगर कोई फालतू अमाउंट है तो वो ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन रिजर्व कर दो। देखो अगर पहले साल लॉस हुआ, ये नुकसान कहां डाल दिया आपने, P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया, ठीक। सेकंड ईयर आया, कह रहा है सेकंड ईयर में अपवर्ड हुआ, जैसे अपवर्ड रिवैल्यूएशन इसी सेट का अपवर्ड वैल्यू 8,000 बढ़ी, तो कोई दिक्कत नहीं, फिक्स असेट्स को डेबिट कर दोगे, 8,000 रुपये बढ़ जाएगी, 8,000 रुपये बढ़ गई। पर ये फायदा रिवैल्यूएशन रिजर्व में नहीं, क्योंकि पास्ट में 10,000 P&L से लिया है, तो ये 2 P&L में ही 8,000 चला जाएगा। असेट बढ़ के 90 से क्या हो जाएगी, 98। लेकिन ये कह रहा है कि भाई अगर ये वैल्यू 18 बढ़ गई फिर, तो ऐसा P&L में 10 डालो, क्योंकि पास्ट में नुकसान P&L से लिया था, वो 10,000 बन गया, वो तो कहाँ डालो वापिस अपना, नहीं ये वाला केस नहीं, ये वाला केस 10,000 तो P&L में, उसके ऊपर कितना आ गया है, 8, 18 फायदा है, तो 8 कहां जाने दूं मैं, रीवैल्यूएशन रिजर्व में, कितने रुपए, 8। अब अगर आप बैलेंस शीट में फिक्स असेट्स दिखाओगे, मान लो कोई और डेप्रीसिएशन और कुछ नहीं है, 90 में 18 जोड़ोगे तो 1,08,000, 10 P&L में चला गया, 8 कहां पड़ा है, रिवैल्यूएशन रिजर्व में पड़ा है, 1,08,000 की मशीन हो गई, 8,000 रिवैल्यूएशन रिजर्व में पड़ा है। ये रिवैल्यूएशन रिजर्व क्यों पड़ा है, कल को क्या पता डाउन हो जाए वैल्यू, यहां से लेना पड़ जाए रिवैल्यूएशन रिजर्व से, इसलिए पड़ा है। लेकिन अगर ये सेट बेच दी तो रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा क्या करेगा, फिर ये कहां चला जाएगा, P&L। मान लो 1,08,000 वाली हमने 1,10 में बेच दिए, बैंक अकाउंट डेबिट, यहां से देख लो, बैंक अकाउंट डेबिट 1,10,000 टू फिक्स असेट कितने वाली होगी थी, 1,08,000, फायदा P&L में या कैपिटलिज्म में कितना चला गया, 2,000। अब असेट बची, असेट बेच दी, सेल ऑफ फिक्स असेट्स बेच दी। अब जो ये फायदा है 2,000 रुपये, ये तो P&L में गया, अब रिवैल्यूएशन रिजर्व किसके इंतजार में बैठा है, ये तो अब चाहिए ही नहीं, असेट ही बिक गई, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व को खत्म करो, रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट 8,000, 2 कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में या जनरल रिजर्व में। अब ये रिवैल्यूएशन रिजर्व संभालने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि असेट क्या हो चुकी है, बिक चुकी है, तो बचा हुआ रिवैल्यूएशन रिजर्व P&L में या जनरल रिजर्व में डाल दिया जाए। बोलो कोई डाउट, पहले साल डाउन हुआ 10,
उसमें डाल दिया P&L, अगले साल फिर डाउन हुआ फिर P&L में डाल दो। लेकिन अगले साल अप हुआ, अगर अप 10,000 तक हुआ तो फायदा P&L, उससे ऊपर हुआ एक्स्ट्रा वाला रिवैल्यूएशन रिजर्व। वही बात मैं आपको बता रहा था, समझ आई। और ये रिवैल्यूएशन रिजर्व क्यों पड़ा है, क्योंकि कल को ये सेट हो सकता है थोड़ी मान लो सस्ती हो जाए तो डाउन हो जाए, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व को यूज किया जा सकता है इस तरह से। देखो, अगर अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ तो ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, ओके। अगले साल फिर रिवैल्यूएशन हुआ, फिर अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ, अब फिर कहां जाएगा, ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। लेकिन अगर अगले साल डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, उस केस में डाउनवर्ड हुआ तो जितना रिवैल्यूएशन अप टू अमाउंट अवेलेबल इन रिवैल्यूएशन रिजर्व, अवेलेबल इन रिवैल्यूएशन रिजर्व, वहां तक तो रिवैल्यूएशन रिजर्व को डेबिट कर लो, डेबिटेड। और अगर अपने पास डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन ज्यादा हो गया, एक्सेस लॉस अगर हुआ ओवर रिवैल्यूएशन रिजर्व, जितना रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा है उससे भी ज्यादा लॉस हो गया, तो फिर ये एक्स्ट्रा वाला कहां जाएगा, डेबिटेड टू P&L। ये कहानी है। जैसे मान लो मैं कहता हूं पहली बार 31 मार्च 2016 को फिक्स असेट्स बिफोर रीवैल्यूएशन 50,000 की है, हमने अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया 10,000 रुपये बाय 10, तो हमने एंट्री कर दी फिक्स असेट्स काउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, कितने रुपए, 10,000। 10,000 की अपनी एंट्री कर दी, 10,000 रुपये रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, फिक्स असेट्स डेबिट। अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं, मार्च 16 पहला साल है, उसके अंदर इधर फिक्स असेट्स बढ़ के कितने की होगी, 50 में 10 जुड़ के 60,000 रुपये की होगी। इधर क्या हो गया, क्रेडिट बैलेंस रिवैल्यूएशन रिजर्व का हो गया, कितने रुपये, 10। अगले साल आ जाओ, ये सेट पड़ी है मार्च 17 में, मैं कहता हूं अपवर्ड रिवैल्यूएशन फिर हो गया, अपवर्ड रिवैल्यूएशन बाय 8,000, फिर 8 बढ़ी, तो फिर आप एंट्री क्या कर देंगे, फिक्स असेट अकाउंट डेबिट 8,000 टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट, कितने रुपए, 8। अब फिर ये 8,000 रुपये रिवैल्यूएशन रिजर्व में चला गया। कहने का मतलब अब फिर यहाँ पे 18 हो जाएगा, फिक्स असेट्स में 68 हो जाएगा, फिक्स असेट्स 68 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18, इस तरह से। क्लियर, ये बात कह रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं डाउनवर्ड हो गया, लो डाउनवर्ड, डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन, और डाउन हुआ 8,000, तो कोई चिंता नहीं, 8,000 डाउन हुआ है तो अपने तो 10 पड़ा है, फिक्स असेट्स 8 गिरानी है, गिरा दो 8, कोई दिक्कत नहीं है। रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना पड़ा है, 10 पड़ा है, फिर क्या चिंता है, 8 गिरा दो। अब अपनी बैलेंस शीट कैसे बनेगी, आप कह रहे हो कि रिवैल्यूएशन रिजर्व 8 गिर गया है, कोई बात नहीं, 10 में से 8 गिरा दो, कितना आ गया, 2,000। और इधर फिक्स असेट्स, इधर फिक्स असेट्स 60 में 8 गिरा के कितनी आ जाएगी, 52,000। क्लियर, इस तरह से आप इसे कर सकते हो। अगर मैं कह दूं 18,000 वैल्यू गिर गई, तो आप रिवैल्यूएशन रिजर्व से कितना पैसा ले लेंगे, आप रिवैल्यूएशन रिजर्व से 10,000 ले लेंगे, टू फिक्स असेट्स 18,000, आप 8,000 रुपये कहाँ से राइट ऑफ कर देंगे, ये 8,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस से लेंगे, क्योंकि वैल्यू बहुत गिर गई 18, रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितने पड़े थे, 10, तो 8 फालतू का नुकसान, एक्सेस लॉस कहाँ से लेना पड़ेगा, 10 तो रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा था, ऊपर का 8 कहाँ से डेबिट करना पड़ेगा आपको, P&L से। अगर अब मैं सेकेंड ईयर की बैलेंस शीट बनाऊं मार्च 17 की, तो आप कहेंगे कि सर फिक्स असेट्स यहाँ पे कितने की थी, फिक्स असेट्स अपनी यहाँ 60 हो गई थी, 18 गिरा के 42 रह गई,
और इधर वैल्यूएशन रिजर्व साफ खत्म हो गया, ये 10 का 10, 8000 उल्टा P&L में कम हो गया। तो इस तरह से ये सारी थ्योरी आपको अप्लाई करनी है रीवैल्यूएशन। बाकी सेकंड ईयर में रिवैल्यूएशन का क्या इफेक्ट है ये बहुत कम केसेस में पूछता है, ठीक है। तो पर पता होना चाहिए रिवैल्यूएशन का पूरा कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है, AS 10 में पढ़ने को मिलता है। इंटर 1 में आओगे आप, AS 10 कंप्लीट पढ़ोगे, उसमें ये डिटेल में आपको फिर से मिलेगा। मैंने आपको कंप्लीट ट्रीटमेंट बताने की कोशिश की है, क्लियर। तो इस तरह से डेप्रीसिएशन का चैप्टर हम कल भी कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं डेप्रीसिएशन में और क्या है। एक तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, असेट्स की परचेज सेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अपने को ऐड करने हैं, तो वो देख लेते हैं। रीपेंट करवाओगे तो वो रिपेयर है, कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू का कंसेप्ट लगाना है। पहले पेंट नहीं हुआ, पहली बार पेंट हो रहा है तो कैपिटलाइज होगा, इंप्रूवमेंट है तो कैपिटलाइज होगा, बड़े स्केल पे फिटिंग दोबारा हुई, इंप्रूवमेंट वर्ड कह रहा है तो कैपिटलाइज, नहीं तो वो रीपेंट है, खराब चीज को ठीक किया तो वो रेवेन्यू P&L में जाएगा। वो स्टोरी भी अपने से फॉलो करवाएगा, ठीक है। कल कंटिन्यू करेंगे, थैंक यू।